हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग लूमियन सॉफ्टवेयर में इंटीरियर रेंडरिंग करने वाले हैं। नाइट सीन रहेगा, रात का सीन हम लोग बनाएंगे और ये मेरा कुछ सीन सेटअप है। तो दोस्तों, ये वीडियो फोकस करेगा सिर्फ लूमियन के नाइट सीन लाइटिंग स्टेप्स पर। ठीक है, जो भी मैं एफेक्ट्स लूँगा, जो भी इस वीडियो में करूँगा, वो सिर्फ नाइट सीन रेंडरिंग करूँगा। ठीक है, सो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं आपको अपने सीन सेटअप के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लूमियन में जो सीन लिया है, वो अगर मैं आपको बताऊँ तो आप जैसे लूमियन स्टार्ट करोगे, आप न्यू में आ जाओगे एंड यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है फॉरेस्ट एनवायरनमेंट का, मैंने ये ले लिया है। ओके, एंड यहाँ से फिर मैंने 3ds Max के हेल्प से जो भी मेरा एसेट्स है, जो वॉल्स है, जो डोर है, अंदर का जो फर्नीचर है, ये सारा कुछ मैंने 3ds Max से ऐसा .fbx मैंने इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अगर आप में से किसी को ये जानना है कि 3ds Max से कैसे इंपोर्ट करते हैं टेक्सचर के साथ और यहाँ पर किस तरह से टेक्सचर अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ लाइटिंग पर फोकस करेगा एंड बाकी चीज़ों के बारे में मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा आपको। तो उन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको जानना है, इंपोर्ट कैसे करते हैं, मॉडलिंग एंड टेक्सचर के बारे में, तो उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ और ऊपर आई बटन में भी रहेगा, जिसे क्लिक करके आप बाकी सारा कुछ डिटेल में देख सकते हैं। ओके दोस्तों, एंड साथ ही जो भी मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, उन एफेक्ट्स को डिटेल में भी मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट इस वीडियो में भी मैं उन एफेक्ट्स को फिर से एक्सप्लेन करके आपको बताऊँगा क्यों मैं यूज़ कर रहा हूँ और उसको यूज़ करने से मुझे इस सीन में क्या फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, आपको सीन तो मैंने बता दिया लूमियन का, एंड यहाँ पर मॉडल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। सारा मॉडल, सबसे पहले तो आप देखोगे उसमें मॉडलिंग, जब आप मॉडल इंपोर्ट करोगे लूमियन में, तो कोशिश करना कि सारा जो फर्नीचर्स है और वॉल एंड फ्लोर है, ये सबको अलग अलग लेयर में इंपोर्ट करने का या फिर इंपोर्ट करके अलग लेयर में यहाँ पर सेव कर लेने का। जैसे आप देखोगे यहाँ पर जो पहला मेरा लेयर है, अगर मैं बाकी लेयर्स को हाइड कर देता हूँ। ओके, जो पहला मेरा लेयर है, वो लेयर आपका सिर्फ फ्लोर है, वॉल है, विंडो है, कर्टेन है, एक मतलब खाली घर जैसा है। इससे मुझे क्या फ़ायदा होता है? सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि मेरा सीन काफ़ी हल्का हो जाता है। देखो, आराम से मैं कैमरा को यहाँ पर मैं मूव कर सकता हूँ। एंड सेकेंडली क्या फ़ायदा होता है कि मैं सिर्फ लाइटिंग पर फोकस कर सकता हूँ, ना कि अंदर के फर्नीचर और उसके टेक्सचर पर। ठीक है, और टेस्ट रेंडर करने में भी बहुत जल्दी टेस्ट रेंडर आपको मिल जाता है। तो जब भी आप इंपोर्ट करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, लेयर वाइज यहाँ पर क्रिएट कर लीजिए। 4-5 लेयर पहले से रहते हैं, तो आप उनको यूज़ कीजिए, या नया लेयर यहाँ पर प्लस साइन में क्लिक कर क्रिएट कर लीजिए और इस तरह से डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहले तो एक खाली घर जैसा बना लीजिए, ताकि आप लाइट को वहाँ पर टेस्ट कर सको। एंड देन यहाँ पर जो ट्री इन्वायरमेंट है, उसको एक अलग लेयर में ले लीजिए। एंड देन लाइट भी, मेरा लाइट सोर्स है जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, उन सबको मैंने एक अलग लेयर में लिया हुआ है। ओके, एंड लिविंग एरिया, जो मेरा फर्नीचर्स है, वो सारा कुछ आप देखोगे एक अलग यहाँ पर लेयर मैंने क्रिएट किया है लिविंग एरिया के नाम से, जिसमें मेरा सारा फर्नीचर सब रहेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे ये खाली घर में मैंने अपना लाइट सब वगैरह सब टेस्ट कर लिया कि लाइटिंग प्रॉपर आ रही है, उसके बाद फर्नीचर स्टार्ट करके, फर्नीचर का लेयर ऑन करके, मैं एक बार फिर से लाइट को टेस्ट रेंडर करूँगा एंड प्रॉपर आता है, उसके बाद मैं उसको फाइनल रेंडर करूँगा। ठीक है, तो एंड देन यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा लेयर्स भी दे रखा है मैंने। पीछे मैंने बैकग्राउंड के लिए भी कुछ लेकर रखा था, इन केस अगर बैकग्राउंड की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने बैकग्राउंड के लिए ऐसा कुछ सीन, एक्सटीरियर का सीन भी यहाँ पर लेकर रखा हुआ है। तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं ये लेयर को यहाँ से हाइड कर देता हूँ। ओके, तो ये मॉडल एंड लेयर्स के बारे में मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। थोड़ा सा मैं यहाँ जो फर्नीचर्स है दोस्तों, इसका टेक्सचर के बारे में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ मैं सिलेक्शन टूल पर क्लिक कर लेता हूँ एंड देन यहाँ से आ जाऊँगा मैं मटेरियल में। ठीक है, सोफा फॉर एग्जांपल मैं इसका सिलेक्शन करता हूँ ताकि इसका मटेरियल प्रॉपर्टी आ सके। ओके, तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर मैंने जो इंपोर्ट करके फिर यहाँ पर से इसका लूमियन का मटेरियल नहीं अप्लाई किया है। आप चाहो तो लूमियन का भी फैब्रिक का मटेरियल से वो अप्लाई कर सकते हो, या फिर यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से आप ब्राउज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर वो अभी नहीं है ब्राउज का ऑप्शन,
मतलब जहाँ पर टेक्सचर सेव किया हुआ है, बट यहाँ पर आएगा जहाँ से आप ब्राउज करके टेक्सचर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे करके मैंने सोफ़ा का फैब्रिक यहाँ पर ब्राउज कर लिया है। कलराइजेशन कुछ भी नहीं है, हल्का सा ग्लॉसीनेस जो थोड़ा शाइननेस आना चाहिए आपके, चाहे फैब्रिक हो या कोई फर्नीचर हो, दूसरा मेटल में तो रहता ही है। एंड आपकी जो वॉल डिज़ाइंस है दोस्तों, इन सभी पर थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन आना ही चाहिए, एकदम डिफ्यूज सा रिफ्लेक्शन आना ही चाहिए। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर ग्लॉसीनेस लिया हुआ है। ओके, बाकी सब डिफ़ॉल्ट है, एज पर आपका मटेरियल आप उसको यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर वेदरिंग एक ऑप्शन है जहाँ पर हम जाके उसका कुछ डिफ्यूज शैडो ऐड कर सकते हैं या उसको थोड़ा सा पुराना बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया है, सोफ़ा में देखो कि बहुत ही हल्का सा यहाँ पर वेदरिंग मैंने इफेक्ट यूज़ किया हुआ है। इसको जो एजेस आप देखो थोड़ा डार्क है, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा के बताता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर लेदर का मैंने सिलेक्शन किया हुआ ऑप्शन एंड वेदरिंग, ये देखो अगर थोड़ा सा बढ़ाऊंगा तो ये एक डिफ्यूज सा शैडो यहाँ पे क्रिएट होगा जो आपके ऑब्जेक्ट को थोड़ा नेचुरल लुक देता है। ओके, बस 3D लुक देता है। सो इसको बहुत ज़्यादा मत कीजिएगा, एक्सक्यूज मी, हल्का सा इतना काफ़ी है। ठीक है, थोड़ा सा इतना काफ़ी है। तो इस हिसाब से थोड़ा थोड़ा सब में जितना भी आपके ऑब्जेक्ट है थोड़ा सा वेदरिंग आप दे के रखना, उससे थोड़ा सा आपका डिफ्यूज शैडो, जो कॉन्टैक्ट शैडो जिसे हम कॉन्टैक्ट शैडो भी कहते हैं, वो थोड़ा सा और रियलिस्टिक आता है। ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों मैंने बाकी जितने भी फर्नीचर यहाँ अवेलेबल है और जो वॉल्स है एंड वॉल के पीछे का जो डिज़ाइंस है, इन सबों का टेक्सचर मैंने इसी तरीके से, इसी टेक्निक से मैंने किया है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर दोस्तों, कभी भी आप जब वॉल क्रिएट करोगे, जब भी आप इंटीरियर का सीन बनाओगे, हमेशा कुछ ना कुछ वॉल डिज़ाइन आप देना उस पर। ठीक है, या तो जैसे मैंने यहाँ पर एक बॉक्स काइंड ऑफ वॉल डिज़ाइन दिया है, या फिर आप अपने हिसाब से कुछ भी वॉल पर डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना, मैंने कई लोगों को देखा है कि वो बहुत खाली खाली सा घर बनाते हैं, फर्नीचर्स भी कम रहता है, मतलब कि ज़्यादा हाई रेज फर्नीचर नहीं यूज़ करते, सिंपल बॉक्स फर्नीचर यूज़ करते हैं, कर्टेंस भी बहुत सिंपल यूज़ करते हैं एंड वॉल सब खाली रहता है, तो वो रियल नहीं लगता है। दोस्तों एक बात मान के चलो कि अगर क्लाइंट आपसे डिज़ाइन करवा रहा है, क्लाइंट आपको पैसे दे रहा है कि आप घर डिज़ाइन करके दो, तो उन क्लाइंट के पास इतना पैसा है कि वो अपने फर्नीचर पर खर्च कर सके, वॉल डिज़ाइन पर, वो अच्छा वॉल डिज़ाइन पेपर या वॉलपेपर या कुछ ऐसा डिज़ाइन पर खर्च कर सके। तो आप भी जब भी आप बनाओगे तो ये सब एलिमेंट्स ऐड करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इससे आपका सीन जो है ना थोड़ा और रियलिस्टिक लगता है, थोड़ा और देखने में अच्छा लगता है। ओके, तो मॉडलिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया और टेक्सचर के बारे में आपको बता दिया, थोड़ा सा लाइट के बारे में आपको बता देता हूँ। ओके, तो वापस आ जाते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स में। ओके, सिलेक्शन टूल यहाँ पर है और मैं यहाँ पर लाइट ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पर काफ़ी सारा लाइट्स आपको दिखेंगे। एंड एक चीज़ नोटिस करना, मैंने यहाँ स्पॉट लाइट को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है, जितना हो सके मैंने स्पॉट लाइट यूज़ किया, स्पॉट लाइट और प्लेन लाइट। ओके, स्पॉट लाइट इसलिए भी मैंने यूज़ किया क्योंकि ये नाइट का सीन बनने वाला है, एंड नाइट सीन में क्या होता है, हम लोग ग्लोबलाइजेशन एक इफेक्ट्स है जिसे हम लोग यूज़ करते हैं, एंड उस इफेक्ट की खासियत ये होती है जितने भी स्पॉट लाइट है उसको हम ग्लोबल इल्यूमिनेशन का इफेक्ट अच्छी तरह से दे सकते हैं। क्या होता है ना कि जहाँ पर स्पॉट लाइट है उसके आसपास के एरिया पे इल्यूमिनेट होता है, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट होने लगता है, तो एक नेचुरल लुक आता है। और ये जो ग्लोबल इल्यूमिनेशन है वो सिर्फ स्पॉट लाइट के साथ ही काम करता है, प्लेन लाइट में वो काम नहीं करता है। ठीक है, तो नाइट सीन होने वाला था तो वो पॉइंट मेरे दिमाग में था, इसलिए मैंने आप देखो कि स्पॉट लाइट को काफ़ी जगह मैंने यूज़ किया है। एंड सेकेंड थिंग्स यहाँ पर और एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, जो मेरा विंडो है वहाँ पर मैंने बड़ा सा एक प्लेन लाइट यूज़ किया हुआ है। तो दोस्तों क्या होता है कि जब भी आप इंटीरियर का सीन बनाओगे, कोशिश करना कि इन्वायरमेंट से कुछ लाइट आपके इंटीरियर में भी आए। एक तो उससे क्या होगा कि आपका अंदर को जो लाइट्स है, जिसको रूम के अंदर अगर लाइट बढ़ाना रहेगा तो वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि कुछ लाइट्स आपके विंडो से रूम के अंदर भी आ रहे होंगे। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट मैंने यूज़ किया है, एक प्लेन यहाँ पर मैंने ले लिया है विंडो का, जितना मेरा विंडो है उसके साइज का, एंड उसको आप नोटिस करोगे कि मैंने विंडो के अंदर रखा है। ठीक है, आप चाहो तो इसे, इस प्लेन लाइट को विंडो के बाहर भी रख सकते हो, बट मैं अंदर क्यों रखा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर नोटिस करोगे जो एज है इसका, जो प्लेन लाइट का एज है वहाँ पर एक थोड़ा सा शैडो बन रहा है,
ऐसा लग रहा है कि जैसा लाइट यहाँ से कंटिन्यू हो रहा आगे तरफ में, और यहाँ पर प्लेन लाइट के पीछे में शैडो है। तो वो एक थोड़ा नेचुरल इफेक्ट देता है कि विंडो से जब लाइट आ रही है तो लाइट रूम में जा रही है एंड विंडो के आसपास थोड़ा डार्कनेस है, थोड़ा शैडो यहाँ पर है। ठीक है, तो इफेक्ट लाने के लिए मैंने लाइट को रूम के अंदर रखा है। एंड एक चीज़ और खासियत इस प्लेन लाइट में बता दूं आपको, यहाँ इसके प्रॉपर्टी में आप देखोगे मैंने फॉल ऑफ को थोड़ा बढ़ा कर रखा है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसका कुछ फॉल ऑफ पहले से ही रहता है। एंड यहाँ पर ब्राइटनेस थोड़ा सा मैंने इसको बढ़ाया है, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट करता हूँ ताकि आप डिफरेंस देख सको। एंड यहाँ पर फॉल ऑफ यहाँ पर कंट्रोल किया कि वो लाइट रूम के कितने अंदर तक जाएगा, देख रहे हो आप। ठीक है, अगर दिन का सीन रहता तो मैं फॉल ऑफ को कम रखता ताकि लाइट ज़्यादा मेरे रूम के अंदर तक जाए। क्योंकि ये नाइट का सीन है तो मैंने क्या किया है कि विंडो के पास ही लाइट रुकी एंड ज़्यादा अंदर तक जो मेरा ये प्लेन लाइट है, जो विंडो से जो लाइट है वो ज़्यादा रूम के अंदर ना जाए। तो फॉल ऑफ को मैंने यहाँ पर बढ़ाया है, अब देखोगे। ठीक है, लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ। ठीक है, ताकि बहुत कम लाइट आपके इन्वायरमेंट से, रात का सीन है तो बहुत कम लाइट आपके विंडो से घर के अंदर आ रही है एंड कुछ ही दूरी पे वो ख़त्म हो जा रही है। ठीक है, एंड बाकी जो एरिया, जो डार्क एरिया बच रहा है उसके लिए आपका जो सीलिंग में लाइट है उससे लाइट आएगी और जो यहाँ पे स्पॉट लाइट है उससे लाइट आएगी। ओके, तो लाइटिंग के इतनी कॉन्सेप्ट है। हाँ, कुछ लाइट मैंने कोव लाइट भी है यहाँ पर, जो सीलिंग फॉल सीलिंग मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने प्लेन लाइट यहाँ ये यूज़ किया हुआ है। आप देखोगे प्लेन लाइट अभी कोव यहाँ फॉल सीलिंग में यूज़ करने का काफ़ी लोग ऐसे भी यूज़ करते हैं कि इसका जो डायरेक्शन है वो रूम के अंदर की तरफ रहता है। अगर मैं इसको रोटेशन क्लिक करता हूँ, आप देखोगे मेरा जो लाइट है उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, छत की तरफ है। ठीक है, एंड काफ़ी कोई लोग इसे सीधा भी इस तरह से रखते हैं ताकि वो लाइट रूम के अंदर जाए। लेकिन अगर आप मानो तो रूम के अंदर अगर लाइट जाएगा तो वो उससे प्रॉपर इल्यूमिनेशन नहीं होता है। मैं जनरली कोशिश करता हूँ कि लाइट जो है किसी ऑब्जेक्ट पर टकराए। जब किसी ऑब्जेक्ट पर टकराएगा ना तो वो सरफेस थोड़ा सा ग्लो करेगा एंड वो दिखने में अच्छा लगता है। और उससे क्या फ़ायदा होता है कि लाइट ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस फिर आपके सीन में जो नीचे के एरिया है यहाँ पर लाइट बाउंस करता है। ठीक है, तो ये भी फ़ायदा होता है। तो कोशिश करना कि लाइट किसी न किसी ऑब्जेक्ट से टकराए। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया है, प्लेन लाइट जितना भी कोव लाइट यहाँ पे यूज़ किया है, सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। आप देखो कि सबका डायरेक्शन ऊपर की तरफ रखा ताकि सीलिंग में वो लाइट टकरा के नीचे आए एंड सीलिंग पर एक अच्छा सा डिफ्यूज यहाँ पर ग्लो जैसा इफेक्ट क्रिएट हो जाए। एंड अगेन इसको यहाँ पर भी मैंने फॉल ऑफ से कंट्रोल किया हुआ कि कितना वो फैलेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर तक उसका लाइट का कवरेज ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, इसलिए फॉल ऑफ से मैंने यहाँ पर उसको तो कंट्रोल किया हुआ है। ओके, एंड अगेन सीलिंग में ये जो लाइट्स है वहाँ पर मैंने सेम ये स्पॉट लाइट यूज़ किया हुआ है जो कि मेरा टेबल लैंप में है। ठीक है, जस्ट उसका रेडियस थोड़ा कम ज़्यादा किया हुआ है एज पर द रिक्वायरमेंट। जो एरिया जहाँ पर स्पॉट लाइट का रिफ्लेक्शन आने वाला है, जो लाइट वहाँ पर पड़ने वाली है, उसके हिसाब से मैंने उसका थोड़ा सा कोन का साइज चेंज किया हुआ, बाकी सब सेम ही है। ठीक है, इतने ही लाइट है। कोन लाइट यूज़ किया है मैंने, सॉरी स्पॉट लाइट यूज़ किया हुआ है मैंने, और प्लेन लाइट यूज़ किया हुआ है। एंड इन्वायरमेंट के लिए जो एफेक्ट्स है वहाँ से लाइट आएगा, बाहर इन्वायरमेंट में जो भी लाइट्स हैं वो एफेक्ट से कंट्रोल करेंगे। ठीक है, लाइटिंग में इतना ही बताना था। तो चलिए अभी जल्दी से हम इसका रेंडरिंग स्टार्ट करते हैं। जो भी एफेक्ट्स है उसे हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फोटो मोड में आ जाएंगे ताकि हम अपना कैमरा यहाँ पर सेट कर सकें। यहाँ पर पहले से मैंने एक ब्लैंक सीन लिया हुआ है। ओके, तो ये मेरा कैमरा एंगल रहेगा। ठीक है, सिंपल है। अभी हमारे सीन में कोई भी एफेक्ट्स नहीं है। ओके, तो दोस्तों यहाँ एफेक्ट्स अगर आप देखोगे तो बहुत सारे एफेक्ट्स हैं। अब किस एफेक्ट्स का यूज़ पहले करना है, किस एफेक्ट्स का यूज़ बाद में करना है, या किस एफेक्ट से क्या फ़ायदा होगा हमें, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी हमारे पास कुछ भी एफेक्ट्स नहीं है, तो सबसे पहले मैं वो इफेक्ट्स यूज़ करूँगा जो बहुत ही कॉमन है। चाहे आप इंटीरियर का सीन बनाओ या एक्सटीरियर का सीन बनाओ, ये इफेक्ट्स आप हमेशा ही यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल आप कैमरे में आ जाओ और यहाँ पर आप देखोगे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, आप भी इस बात से एग्री करोगे कि ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव जो है ये आपके सीन को थोड़ा सा और प्रॉपर करता है। देखो, ऑफ करने से और ऑन करने से आप डिफरेंस पता कर सकते हो एंड ये आपका सीन में हमेशा ही यूज़ होगा।
ठीक है, आप कोई भी सीन बना लो, चाहे इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो, डे का हो या नाइट का हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपको ये हमेशा ही यूज़ काम में आएगा। ठीक है, ऐसे ही 2-3 और इफेक्ट्स मैं जल्दी जल्दी ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उतना काफ़ी है। एंड दूसरा जो डिफ़ॉल्ट इफेक्ट्स है वो आपका एडवांस में रहेगा, एंड वो है आपका रिफ्लेक्शन। ऑब्वियसली जो यहाँ पर रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस है उसको रिफ्लेक्शन कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करेंगे इसका प्रॉपर्टीज़। एंड एक चीज़ और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो भी एफएक्स का डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहता है वो अपने आप में परफेक्ट रहता है। यकीन मानना, आज मैं आपको ये जो बता रहा हूँ, मैं देखना कि जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है मैं वही यूज़ करता हूँ मैक्सिमम केसेस में। एंड अगर मुझे चेंज करना भी पड़े तो 0.1 या 0.2 से ही चेंज करता हूँ, उससे ज़्यादा मैं बिल्कुल भी एक्सट्रीम वैल्यूज़ यहाँ पर नहीं देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन के लिए मैं नीचे कुछ भी वैल्यू नहीं चेंज करूँगा, जस्ट एडिट पर क्लिक करूँगा एंड जो जो सर्फेसेस रिफ्लेक्टिव है उस पर जस्ट मैं यहाँ नीचे लेफ्ट साइड बॉटम में ऐड प्लेन में क्लिक करूँगा एंड देन सरफेस पर क्लिक करूँगा जो मेरा रिफ्लेक्टिव है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑब्वियसली मेरा जो फ्लोर है वो काफ़ी रिफ्लेक्टिव है। एंड सेकेंडली जो सोफ़ा के पीछे का जो एरिया है, जो मैंने वॉल डिज़ाइन बनाया है, ये भी मुझे हल्का सा रिफ्लेक्शन इस पर भी चाहिए। तो अगेन मैं प्लस पे क्लिक करूँगा एंड अगेन मेरा इस डिज़ाइन पर मैं क्लिक करूँगा। ओके, सिंपल है। एक चीज़ और, यहाँ ये जो मेरा फॉल सीलिंग है इस पर भी मुझे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन चाहिए था, तो मैं फिर से एक बार प्लस में क्लिक करूँगा एंड अपने फॉल सीलिंग पर क्लिक कर दूँगा। बस इतना ही काफ़ी है। एक चीज़ याद रखना दोस्तों, देखो मेरा सीन अभी से हैंग होना शुरू हो गया। जितना ज़्यादा रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर ऐड करते जाओगे आपका सीन उतना हेवी होता चला जाएगा, कंप्यूटर हैंडल करने में आपको उतना टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, ये रियल टाइम रेंडर होता है। अभी 3ds मैक्स और माया जैसे नहीं कि आप काम कर रहे हो एंड फाइनल में आप जाके रेंडर कर रहे हो, इसमें रियल टाइम रेंडर होता है। जैसे जैसे आप काम करते जाओगे वैसा वैसा रेंडर होता ही जाएगा। तो इसलिए भी ध्यान रखना कि ज़्यादा आप यहाँ पर रिफ्लेक्ट, जिसमें बहुत अर्जेंट है उस पर ही देना एंड बाकी चीज़ों पर रिफ्लेक्टिव मत देना। ठीक है, तो इतना काफ़ी है मेरे लिए, तो मैं अभी इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, टिक साइन में क्लिक करता हूँ, ओके हो गया। एंड एक और एफेक्ट्स जो डिफ़ॉल्ट एफेक्ट्स है उसे जल्दी से ले आता हूँ मैं, एंड वो है मेरा एडवांस में फिर से आ जाता हूँ एंड वो एफेक्ट्स है शैडो। ठीक है, शैडो का ऑब्वियसली जैसा नाम है, ये आपके सीन में जो भी शैडो क्रिएट होगा उसे कंट्रोल करने में ये हेल्प करेगा। ठीक है, अभी वो भी क्या होता है ना, लाइट की वजह से शैडो काफ़ी लाइट हो जाता है या फिर लाइट ज़्यादा होने से शैडो प्रॉपर पता नहीं चलता, तो वो सब कंट्रोल करने के लिए आपका शैडो यहाँ पर दिया गया है। एंड फिर से कहूँगा इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसको एज इट इज़ रहने देना। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या चीज़ है। सन शैडो रेंज ये क्या करता है कि आपका शैडो कितना शार्प रहेगा या कितना ब्लर रहेगा, ये वो कंट्रोल करता है। ठीक है, कलरिंग आपका शैडो, आप देखोगे यहाँ पर हल्का सा ब्लू टोन है, तो वो ब्लू टोन रहेगा या वार्म टोन रहेगा वो कंट्रोल करेगा आपका कलरिंग। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। अगर मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो देखोगे आप यहाँ पर नोटिस करोगे ऊपर में थोड़ा सा ब्लूइश हो रहा है जो शैडो है। एंड अगर मैं इसको कम करूँगा थोड़ा सा वार्म टोन हो रहा है, थोड़ा सा ऑरेंजिस हो रहा है, ऑरेंजी हो रहा है। ठीक है, तो फिर से मैं कहूँगा कि इसको अभी के लिए डिफ़ॉल्ट ही रहने दो, रेंडर देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है उसके हिसाब से फिर हम लोग इसको चेंज करेंगे। ब्राइटनेस, आपका शैडो का ब्राइटनेस, शैडो कितना डार्क है या कितना लाइट है वो बताता है। इंटीरियर एक्सटीरियर इसको ज़ीरो ही रहने दो, मेरे को तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होता इसलिए मैं इसको यूज़ भी नहीं करता हूँ, तो इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ। ओमनी शैडो फिर डिफ़ॉल्ट रहता है। ओमनी शैडो क्या होता है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है, जो ऑब्जेक्ट और कोई सरफेस से अगर वो टच करता है तो वहाँ पर जो शैडो बनती है ये वो चीज़ है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जितना है उतना काफ़ी है। शैडो करेक्शन क्या होता है, शैडो आपके ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से शैडो सटा हुआ है या ऑब्जेक्ट और शैडो के बीच में डिस्टेंस है, ये शैडो करेक्शन वो बताता है। तो अगेन इसको भी मैं कुछ नहीं करूँगा, इसको जो वैल्यू है वही रहेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर सिर्फ मैं थोड़ा सा शार्प चाहता हूँ, मैं जो मैं शैडो रहे वो थोड़ा सा क्लीन रहे। ठीक है, ब्लर शैडो नहीं चाहिए मुझे, तो शार्पनेस यहाँ पर ले लेता हूँ एंड यहाँ पर डिटेल शैडो को ऑन कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं शैडो क्लियर दिखे। ठीक है, इतना ही करना शैडो में, वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों नया कुछ एफेक्ट्स लेने से पहले फिर से मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ, ये दो तीन एफेक्ट्स मैंने अभी यूज़ किया है, ये बहुत ही कॉमन और मान के चलो डिफ़ॉल्ट एफेक्ट्स हैं जो आपको हर सीन में काम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव सीधा करेगा कैमरा एंगल आपका,
रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट्स है उसके रिफ्लेक्शन कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। शैडो, आपके सीन में जो शैडो लाइट होगा या डार्क होगा, शैडो का टोन वार्म टोन रहेगा या कूल टोन रहेगा, वो कंट्रोल करने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अभी यहाँ से एक्चुअल लाइटिंग का काम शुरू होता है। तो सीन में कुछ लाइट ऐड करने से पहले, आपके इंटीरियर में लाइट ऐड करने से पहले, जो एक्सटीरियर में आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा लाइट मुझे इन्वायरमेंट में दिख रहा है, एंड जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इन्वायरमेंट से कुछ लाइट बाउंस होकर आपके इंटीरियर में भी आएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो इन्वायरमेंट का लाइट है उसे कंट्रोल करूँगा। एंड उसे कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एफेक्ट्स में जाएंगे, एंड सन, वेदर, स्काई, ये सारा कुछ आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर मैं आपको स्काई में आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट नहीं चाहिए, तो मैं सन लोगे ना, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट वहाँ पर आता, सन रेज वगैरह सब बहुत कुछ यहाँ पर ऑप्शन है, तो मैं वो नहीं लूँगा वो ऑप्शन। मैं स्काई में आ जाता हूँ एंड यहाँ पर रियल स्काई में लेता हूँ। रियल स्काई इज जस्ट लाइक HDRI, ठीक है, HDRI मैप की जैसा होता है। तो रियल स्काई पर मैं क्लिक कर लेता हूँ यहाँ से, एंड रियल स्काई में ये जो डिफ़ॉल्ट HDRI है, बस इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा। ओके, तो अभी थोड़ा क्लाउडी ऑप्शन सेलेक्टेड है, एंड काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि वो नाइट सीन के लिए नाइट ऑप्शन लेके नाइट सीन का HDRI यूज़ करते हैं। ऐसा मत करना, ठीक है, कभी भी हमेशा कोशिश करना कि नाइट सीन में भी एकदम कंप्लीट डार्कनेस ना हो। अदरवाइज़ क्या होता है कि आपके इंटीरियर सीन में लाइट अब रूम में स्प्रेड करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जो इफेक्ट्स आप यूज़ करोगे ग्लोबलाइजेशन और एक्सपोजर को, उसके ऊपर काफ़ी लोड पड़ता है आपके सीन को थोड़ा सा और उजाला करने, थोड़ा सा ब्राइट करने के लिए। इसलिए वैसा ना हो और थोड़ा सा लाइट इन्वायरमेंट से भी आपके सीन में आए, तो उसके लिए आप ओवरकास्ट ले लेना या इवनिंग का सीन ले लेना। तो यहाँ पर मैं ओवरकास्ट ले रहा हूँ ताकि थोड़ा क्लाउडी रहे, थोड़ा डार्कनेस भी रहे और कम लाइट रहे इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, मैं उसे ले लेता हूँ। ठीक है, ये ले लिया, एंड बाकी का सारा ऑप्शन मैं अभी डिफ़ॉल्ट रखूँगा, मैं कुछ भी नहीं चेंजेस करूँगा। टेस्ट अंडर करता हूँ, उसके बाद मैं इस पर आगे काम करूँगा। ठीक है, ओके दोस्तों, तो अभी तक मैंने एक भी टेस्ट अंडर नहीं किया है, तो जल्दी से एक बार मैं इसको टेस्ट अंडर कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या रिजल्ट आ रहा है। एक नया फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पर, टेस्ट रेंडर एंड 1 एंटर। ठीक है, ओके दोस्तों, तो ये कुछ रिजल्ट अभी तक हमने अचीव किया है। ओके, जब भी आप रेंडर करोगे तो थोड़ा सा उसको एवोल्यूट करना, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करना कि आपके सीन में किस चीज़ की कमी है या क्या और हम कर सकते हैं कि सीन थोड़ा सा और अच्छा लगे। तो अगर मैं इस रेंडर सीन को एवोल्यूट करूं या थोड़ा सा इस सीन के बारे में सोचूं कि इस सीन में क्या कमी है, तो सबसे पहला तो मुझे लगा जो येलो टोन यहाँ पर आ रहा है, जो लाइट से येलो टोन आ रहा है, मुझे येलो टोन कम करना है। एंड जो लाइट है वो काफ़ी कम है। ठीक है, पूरे इंटीरियर में जो भी लाइट है वो कम है। बाहर का लाइट तो कम हो गया है, कोई बात नहीं, बाहर का लाइट इतना काफ़ी है मेरे लिए। अंदर की जो लाइट है वो थोड़ा सा और आना चाहिए, और ये जो येलोइश टोन जो आ रहा है थोड़ा सा उससे मुझे कम करना। ठीक है, दो चीज़ें हम लोग अभी कंट्रोल करेंगे। ओके दोस्तों, तो अभी जो एफेक्ट्स लूँगा वो उस एफेक्ट से हम कलर भी कंट्रोल कर पाएंगे, और अंदर का जो इल्यूमिनेशन है, जो ब्राइटनेस है, वो भी कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एफेक्ट्स लेने वाले हैं आपका आर्टिस्टिक 1 में आपका कलर करेक्शन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एफेक्ट्स है दोस्तों, एंड कोशिश करना कि आपके सीन में इसका ज़रूर से आप यूज़ करो, एंड मैं बताता हूँ इसको कैसे ये हेल्पफुल है। ठीक है, सबसे पहले तो टेम्परेचर, जैसे मैंने बताया कि यहाँ टेम्परेचर हम लोग यहाँ मुझे कम करना था, जो ऑरेंजेस है था ब्लू टोन में चाहिए। तो टेम्परेचर अगर हम देखो मैं बढ़ाता हूँ, देखो कि थोड़ा सा येलोइश टोन, वार्म टोन आ रहा है। अगर डिफ़ॉल्ट से थोड़ा कम करता हूँ तो थोड़ा सा कूल टोन, थोड़ा सा ब्लूइश टोन आ रहा है। तो मैं एकदम कम नहीं करूँगा,